हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अर्ली मॉर्निंग आपके लिए क्लास ले रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। धीरे धीरे सारी समस्याओं का निदान होने वाला है। आपको टाइमली क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूं पार्ट थर्ड, यानी किसका? समास, कंपाउंड का पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं। यानी पार्ट सेकेंड में हमने तत्पुरुष समास के सभी भेदों के बारे में बात किए। तत्पुरुष समास से कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने बात किया। लेकिन आज मैं क्लियर कराऊंगा कर्मधारय समास से एक, यानी 3 नंबर से हम कंफर्म कराएंगे, आपको क्लियर कराएंगे। जो भी इसमें समस्याएं रहेंगी सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम कर्मधारय समास से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर लें। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए बयां करूंगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने ये ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, अपने आप से वादा कीजिए कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, नित्य प्रति मैं आगे ही बढ़ते जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इसी क्रम में क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कर्मधारय समास के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम दो जो समास थे वहां तक तत्पुरुष समास थे, और तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए पहचान के साथ। तत्पुरुष समास के जितने भेद होते हैं पहचान के साथ, एग्जाम्पल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कर्मधारय समास, और इस कर्मधारय समास में क्या क्या मूल बिंदु होती है उस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि आपको पढ़ाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी भी एग्जाम में बैठे तो जो हिंदी का सिलेबस है वो आपको मिल जाए, और ऐसा ना हो कि हम पढ़ाएं और आपको एग्जाम में मिले ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका मिलेगा। ये आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ये आपका हाई स्कूल इंटर के बोर्ड में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, दिया है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। अब देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तर पद और पूर्व पद के बारे में हम बात कर लिए हैं। यानी जो पहला होता है वो पूर्व पद होता है, और जो अंतिम वाला होता है उसे हम उत्तर पद देते हैं नाम, ठीक है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो। जैसे यहाँ उपमान उपमेय का संबंध होता है, वैसे ही विशेषण और विशेष का संबंध। जैसे देखिए कमल समान चरण, या देखिए कमल और चरण, तो ये क्या है? कमल चरण जो है यह आपका दोनों संबंध है, ठीक है। यहाँ दोनों में एक दूसरे से क्या है? संबंध है। तो देखिए कमल चरण का संबंध है, तो यानी उपमेय उपमान का और विशेष और विशेषण का, विशेषण और विशेष का क्या रहेगा? संबंध रहता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि डिफिनेशन तो हम पढ़ लिए, यानी उसका परिभाषा तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे उसे, ये बात आती है। तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पहचानने का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ट्रिक है, बस आपको उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करना है। अगर आप बैठे हैं तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, ताकि जो भी हम पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं, जो जो पॉइंट बताएं उसे नोट करते जाएं, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं इसके कुछ मूल बिंदु हैं, और मूल बिंदु में ट्रिक क्या है, इसे याद करने का क्या शॉर्टकट है कि हम पहचान ले आसानी से, ये हम बताएंगे। देखिए दिया है पहचान में, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, कहा दोनों पद के मध्य में क्या क्या आ जाता है जो आ जाए, फिर के समान आ जाए। ये पहचान होती है किसका? कर्मधारय समास की, ठीक है दोस्तों। कर्मधारय समास की पहचान होती है बीच में है जो आ जाए या के समान आ जाए, यही आपकी पहचान होती है। जैसे देखिए मैं यहां लिखा हूं एक एग्जाम्पल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो क्या हो जाएगा? कमल चरण, क्या हो जाएगा? कमल चरण, या चरण कमल, चरण कमल हम लोग बोलेंगे इसमें, कमल चरण नहीं बोलेंगे, चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, चरण कमल, ठीक है।
उसके बाद देखिए कमल के समान नयन, तो कमल नयन, कमल के समान नयन तो क्या हो जाएगा, कमल नयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया है नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलकंठ। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। अब देखिए यहां है जो आ गया, जैसे यहां हमने बताया है जो, और इसमें क्या बताया के समान, यहां आपका है जो आ गया। तो उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। नीला है जो कंठ, ये आपका विग्रह है और ये समस्त पद है। ठीक है, तो नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो है जो आ गया और इसमें के समान आ गया। तो ये आपको उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कर्मधारय समास में कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए और अब आगे हम पढ़ते हैं। 4 नंबर में दिया है द्विगु समास। अब द्विगु समास जो ही देखते हैं और द्वंद्व समास जो देखते हैं, ऐसा बच्चों को प्रतीत होता है कि जैसे कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके जो उसके रूल्स हैं उसे पढ़ते हैं तो कुछ अलग ही अंतर आता है। ठीक है, तो कुछ अलग ही अंतर आता है, तो उससे हम क्या करना है, उससे पॉइंट को इग्नोर करना है। अपने दिमाग में थोड़ा सा भी किसी इस द्विगु समास और द्वंद्व समास को लेकर कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि मैं आज आपको क्लियर करा दूंगा द्वंद्व और द्विगु समास में। ठीक है ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो द्विगु समास होता है, क्या जो द्विगु समास होता है उसमें संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी द्विगु समास आए बस संख्या, द्विगु संख्या, द्विगु संख्या, बस द्विगु समास में संख्या का, यानी द्विगु जो समास होगा इसमें संख्या का बोध होगा। ठीक, और आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, और द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में किसका, बस इतना समझिए योजक चिन्ह बीच में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना। द्वंद्व में ऐसे अगर आप चाहे तो पहचान सकते हैं, द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में योजक, योजक, और द्विगु में संख्या, द्विगु में संख्या। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, बहुत आसान हो गया। बस याद कीजिए द्वंद्व योजक और द्विगु संख्या, द्वंद्व योजक द्विगु संख्या, द्वंद्व योजक द्विगु संख्या, ऐसे याद कर लीजिए। ये दोनों के कंफ्यूजन कभी जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं आप क्लास ले रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार के हिंदी में कोई भी टॉपिक पर कंफ्यूजन ना रहे आपको, और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है द्विगु समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या पूर्व पद संख्यावाचक हो। अब देखिए यहाँ पूर्व पद है, आइए आपको क्या है, उत्तर पद है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अब देखिए इसमें समूह, देखिए दो पहर हो गया तो क्या होगा, दो पहरों का समूह यानी समूह का बोध हो रहा है, यानी समूह या समाहार का ज्ञान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और उसे नोट डाउन करते जा रहे होंगे, क्योंकि नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसा है जब मैं स्पीक करता हूं तो छूट जाए, बोर्ड पर न लिखा हूं। तो इसलिए जब भी कुछ स्पीक ऐसे करें जो नोट डाउन कर ले लायक हो तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे आपका देखिए दिया है विग्रह, यानी पहचान क्या होती है, विग्रह या समस्त पद में संख्या। अब देखिए विग्रह करते समय उसका जो पहला, यानी पहला पद मतलब पूर्व पद, जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक, या 1 2 3 5 7 इत्यादि कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 5 7 इत्यादि कुछ भी आ सकता है, 2 4 कुछ भी। देखिए यहाँ दो पहरों का समूह दोपहर हो गया, 4 राहों का समूह चौराहा हो गया। तो यहाँ क्या रहा, यहाँ आपका जो प्रथम पद है यानी पूर्व पद, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका समूह दिया ही है तो यहाँ भी हम पढ़ाए समूह आए या समाहार का ज्ञान होता है, वही आप क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो भी मैं टॉपिक आज क्लियर करा रहा हूँ, यानी 3 नंबर में कर्मधारय समास क्लियर कराए हैं और 4 नंबर में द्विगु समास को क्लियर कराए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे जो भी आगे आपको पॉइंट मिलेगा उसे भी हम क्लियर कराते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ आप द्विगु समास और द्वंद्व समास का जो कंफ्यूजन था वह आपको दूर हो गया होगा, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्लास हम जस्ट इस स्लाइड के बाद हम देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर में क्या दिया है। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं और उस 2 टॉपिक को आज हम क्लियर कर लेंगे। द्विगु समास आपका हो गया, द्वंद्व समास बचा हुआ है और बहुब्रीहि समास बचा हुआ है। द्वंद्व और बहुब्रीहि को हम क्लियर कर लेंगे आज, क्योंकि यह चैप्टर आज इसके जो भी डाउट है सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। कोई भी समस्या अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसका निराकरण तुरंत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन हो, हमने बता दिया कि विग्रह या समस्त पद में संख्या 1 2 3 5 7 इत्यादि हो सकता है, यानी इसका जो पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, वो संख्यावाचक होगा। जैसे 2 पहरों का समूह दोपहर होता है, 4 राहों का समूह चौराहा होता है। तो यहाँ देखिए 4 और 2 आ गया, तो समझ जाइए द्विगु समास है। ठीक है, तो दोस्तों आप उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ में आ गया है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। बस आपके एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस इतना ही आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखेंगे इसमें द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास। इसके पहले वीडियो में हमने, यानी इसका पहला जो स्लाइड था उस स्लाइड में हम आपको बता दिए हैं कि इसके पहले जो आपका द्विगु समास था, द्विगु समास तक हमने पढ़ा दिया है, यानी 4 नंबर तक हम पढ़ा दिए हैं। वह जब वीडियो नंबर 1, यानी ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और तब आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे, यानी क्लास 1 क्लास 2 पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद क्लास 3 को ज्वाइन कीजिए, तभी 3rd आपको समझ में आया क्लास। ठीक है, तो चलिए अब हिंदी व्याकरण में आगे जो है आपका दिया है द्वंद्व समास के बारे में। 5वां नंबर जो समास में है द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। हम आपको बता दिए थे द्वंद्व समास, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार द्विगु समास का और द्वंद्व समास का हम डाउट क्लियर कर देते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में एक बार ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक, और द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास जो होता है उसमें योजक चिन्ह होता है। क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह ये होता है। ठीक है ना, इसकी पहचान ये होती है। तो देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर द्विगु और द्वंद्व में क्या अंतर है, सर द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है, बहुत सारी कंफ्यूजन बनी रहती है परीक्षा में जब बैठते हैं तो। लेकिन हमने कहा कि ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। कभी भी आप अपने जीवन काल में कंपटीशन एग्जाम में जब भी बैठेंगे, जब भी एग्जाम में बैठेंगे, तो आप इस योजक चिन्ह और संख्या को याद किए रहेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और द्वंद्व समास में आपका योजक चिन्ह, बीच में ये चिन्ह लगा होता है, आसानी से आप पहचान जाएंगे। और उसी के बारे में देखिए पढ़ा रहे हैं, दिया है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद, जैसे माता और ये पिता। अब देखिए ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। यानी जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। अब देखिए इसको जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, माता और पिता, हो गया ना। तो ऐसे ही आपको मिलेगा, यानी जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और लग जाए, क्या लग जाए? बीच में और लग जाए, योजक चिन्ह की जगह और लग जाए, योजक चिन्ह की जगह अथवा लग जाए, योजक चिन्ह की जगह या लग जाए, योजक चिन्ह की जगह एवं लग जाए, तो वह द्वंद्व समास होता है। यही आपका बहुत बेहतरीन पहचान है। ठीक है ना, ये क्या लग जाए? एवं लग जाए, यानी और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। अब देखिए एक पहचान के रूप में भी हम बनाए हैं। पहचान क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह होगा तो आप पहचान जाइएगा क्या है, आपका द्वंद्व समास है। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग, यानी दोनों पदों के बीच में, जैसे कृष्ण राधा, क्या? कृष्ण राधा। अब देखिए इसमें क्या है, बीच में योजक चिन्ह आ गया, आप पहचान जाएंगे क्या है?
द्वंद्व समास है, आसानी से पहचान जाएंगे द्वंद्व समास है। तो ऐसे ये है पहचानने का तरीका। अब देखिए यहां लिखे हैं नदी और नाले, तो बीच में योजक चिन्ह नदी और नाले हो गया। ऊंच या नीच, तो बीच में योजक चिन्ह ऊंच नीच हो गया। खरा या खोटा, यहाँ या आया है तो आपका योजक चिन्ह हो गया खरा खोटा हो गया। ठंडा या गर्म या आ गया तो ठंडा गर्म योजक चिन्ह लग गया। यानी स्पष्ट रूप से आप जान सकते हैं योजक चिन्ह जिसमें है वो द्वंद्व समास, और योजक चिन्ह की जगह या, अथवा, तथा, एवं और लग गया तो आपका वो विग्रह हो जाता है। समस्त पद ये है और वह विग्रह हो जाता है और वही आपका द्वंद्व समास होता है। तो उम्मीद है आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास में कोई भी अंतर आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आ रहा हो, सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक बार दो बार वीडियो देखिएगा और सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, कुछ भी डाउट आपका बचेगा नहीं। चलिए आगे हम लोग 6 नंबर में पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। किसके बारे में? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है? बहुब्रीहि समास में एक शब्द आप याद करिए, बहुब्रीहि समास में थर्ड यानी तीसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है। यानी दो पद प्रधान न होकर के तीसरे पद के लिए इशारा करते हैं वो होता है प्रधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान रखिएगा कोई याद दिया, कोई पद प्रधान नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब ध्यान रखिए किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना, एक बार और ध्यान रखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि जब बहुब्रीहि समास आपको क्लियर होगा, क्योंकि यह लास्ट टॉपिक यही है, और बहुब्रीहि समास क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपका समास क्लियर है। अब हम इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो फैक्ट पढ़ाएंगे, इसमें क्या अंतर है, तो इस समास से क्या अंतर होता है, अव्ययी भाव से मैच कराएंगे, अव्ययी भाव समास क्या होता है, और अव्ययी भाव समास से आपका तत्पुरुष समास में क्या अंतर होता है, कैसे पहचान करते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको कराएंगे और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, और बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए, यानी तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रिक है ये क्या है, तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, अब देखिए समस्त पद और विग्रह किया गया है। तो लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका। अब देखिए उदर से यहां ध्यान रखिएगा, उदर का आपको अर्थ पता होना चाहिए। उदर मतलब होता है पेट, उदर मतलब क्या होता है? पेट। यहां लिख दे रहे हैं उदर, उदर मतलब होता है क्या? पेट। यानी किसका लंबा पेट होता है? गणेश। जब आपको इसका अर्थ पता होगा तभी आप किसी का नाम दे पाएंगे, और जब नाम देंगे तभी आपका तीसरा पद प्रधान होगा। तो देखिए यहाँ नाम दे दिया गया है तभी ये तीसरा पद हुआ है और यही प्रधान है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। यानी गणेश जी का उदर लंबा होता है, पेट लंबा होता है। ठीक है, चलिए दशानन, दशानन 10 आनन जिसके, 10 आनन जिसके, आनन में इसका होता है, आनन में इसका होता है आनन, आनन मतलब होता है मुख। क्या होता है? मुख या सिर, मुख या सिर। ठीक है ना, ये सिर। तो दशानन 10 मुख वाला या 10 सिर वाला, कौन? रावण। रावण होता है 10 सिर वाला। ठीक है, तो ये दशानन हो गया। तो इसका आपको पता होना चाहिए अर्थ, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो रावण हो गया। आगे देखिए पंकज दिया है, पंकज पंख में पैदा होने वाला, पंख में पैदा होने वाला। पंख मतलब क्या होता है दोस्तों? पंख मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। पंख मतलब कीचड़। तो पंकज मतलब इसका देखिए विग्रह किया गया, तो पंख में पैदा होने वाला अर्थात कमल। पंख में पैदा कौन होता है? पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला कौन होता है? कमल होता है। तो इसका जो तीसरा पद प्रधान होगा वो कौन होगा? कमल होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा पद जो प्रधान होगा वो क्या होगा? कमल होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है आपका 4 नंबर पीतांबर। क्या दिया है? पीतांबर। पीतांबर में देखिए पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। पीत मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग लिख दे रहे हैं, पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब
पीला। और अंबर मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखिए, अंबर, अंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र, ठीक है ना। तो यहां देखिए पीतांबर, पीतांबर का जब हम लोग विग्रह किए, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, यानी कृष्ण का जो पहने हुए हैं कपड़ा वो क्या है, पीला है। क्या है दोस्तों, पीला है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका त्रिलोचन। क्या है, त्रिलोचन। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, दोस्तों लोचन में क्या होता है, इसका भी वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, लोचन। लोचन मतलब होता है आंख, लोचन मतलब क्या होता है, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, यही है ना ये आपका। तो त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात कौन, शिव, यानी शंकर जी की क्या है, तीन आंखें हैं। तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अब यह बात ध्यान रखना है कि यहाँ तीसरा पद जब लिखेंगे तभी आपका वो माना जाएगा कि आपका बहुब्रीहि समास है। तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है तभी हम लोग लिखेंगे, यानी तीन है लोचन जिसके, अर्थात कौन, शिव। तो ये आपका तीसरा पद इसमें प्रधान हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर किया जा सके। और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़ाया हूं ताकि आपका डाउट पहले ही क्लियर हो जाए, बाद में क्लियर करने की आवश्यकता ही ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें, ताकि और भी लोग आकर के यह क्लास ज्वाइन कर सकें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो, आपको परेशान होने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो ये काम आप कीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दिया जा रहा है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको तैयारी करा रहे हैं। जल्द ही मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, सभी प्रश्नों का संग्रह करके, 80 प्रश्नों का संग्रह करके लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे और उसमें आपको बताया जाएगा इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और आप भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है मुझे उम्मीद है, तो हमारे लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें और क्लास ज्वाइन कर सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के अलग अलग क्लास को आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाकर के वहां फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ वहां दिया जा सके। और वही पीडीएफ टेलीग्राम पर ही पीडीएफ दिया जा सकता है, तो वहां जाकर ज्वाइन कर लें और आप पीडीएफ प्राप्त करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, सारा कुछ सभी स्टूडेंट वहां अवेलेबल हैं और वहां से सब लोग अपना परफॉर्मेंस करते हैं और सभी को पीडीएफ वहां दिया जाता है। सारा स्टडी मटेरियल वहां पोस्ट किया जाता है। बाकी आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर भी सारा चीज आपको दिया जाए वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से। तो आज वीडियो यही खत्म करते हैं। समास आपका जो है ये 6 प्रकार के जो होते थे, ये 6 हमने आपको पढ़ाकर क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसके फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, अंतर देखेंगे। तो पहले आप तीसरी वीडियो, दूसरी वीडियो और पहली वीडियो आप देख लेंगे, तभी आप फैक्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिफिनेशन सारा उसमें पड़ा हुआ है और यहाँ आपको अंतर बस बताना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, इसलिए आप तीनों वीडियो पढ़कर आइएगा तब उसे ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।